इटली के एकीकरण में काउंट कैबोर की भूमिका, जो 1852 से 1861 में अपनी मृत्यु तक निभाई। पॉइंट नंबर फर्स्ट में देखते हैं क्रीमिया का युद्ध, जो 1853 से 1856 तक चला, जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगला पॉइंट है पेरिस सम्मेलन 1856। प्लाम्बियर्स की संधि, जो फ्रांस व पिडमॉन्ट सार्डिनिया के बीच 1858 को हुई। पिडमॉन्ट सार्डिनिया व ऑस्ट्रिया का युद्ध 1859। विला फ्रैंका की संधि, जो फ्रांस के नेपोलियन III व ऑस्ट्रिया के बीच 1859 को हुई। उपर्युक्त घटनाक्रमों के परिणाम स्वरूप पिडमॉन्ट सार्डिनिया द्वारा लोम्बार्डी पर नियंत्रण कर लिया गया, किंतु वेनेसिया पर नियंत्रण न हो सका। जो लोम्बार्डी व वेनेसिया ऑस्ट्रिया के अधीन थे, उनमें से लोम्बार्डी पिडमॉन्ट सार्डिनिया के अधीन हो गया। अब देखेंगे गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी इटली की तलवार कहे जाते हैं। गैरीबाल्डी ने अपने अनुयायियों के साथ नेपल्स व सिसिली पर नियंत्रण किया। अंततः इन क्षेत्रों में जनमत संग्रह के परिणाम स्वरूप इनका विलय पिडमॉन्ट सार्डिनिया के साथ कर दिया गया। लोम्बार्डी पर तो नियंत्रण कर लिया गया था, लेकिन वेनेसिया पर नियंत्रण नहीं हुआ था, जिसको सेडेवा के युद्ध द्वारा 1866 में विलय कर लिया गया। पोप के क्षेत्रों का विलय सेडान के युद्ध में 1870 को किया गया। अब देखेंगे हम जर्मनी का एकीकरण बनाम इटली का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण और इटली के एकीकरण की तुलना करते हुए हम देखते हैं कि दोनों अत्यधिक विभाजित स्थिति में थे। दोनों के एकीकरण में नेपोलियन की मुख्य भूमिका थी। वियना व्यवस्था ने इटली तथा जर्मनी दोनों को पुनः विभाजित करने का प्रयास किया, हालांकि उसे जर्मनी में उतनी सफलता नहीं मिली। दोनों के एकीकरण में 1823 तथा 1848 की क्रांतियों की भूमिका थी। दोनों के एकीकरण में मुख्य व्यक्ति बिस्मार्क और काउंट कैबोर था, तथा एक मुख्य राज्य प्रसा और पिडमॉन्ट सार्डिनिया की भूमिका रही। यूपीएससी का एक क्वेश्चन है, बिस्मार्क बनाम काउंट कैबोर। तो चलिए देखते हैं। बिस्मार्क के एकीकरण का कार्य इटली के सूत्रधार काउंट कैबोर की तुलना में अधिक कठिन था। इस पर हम चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट में देखेंगे, बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण में जनता का सहयोग बिल्कुल नहीं था, जबकि कैबोर को जनता का भरपूर समर्थन मिला। उल्लेखनीय है कि परमा, मोडेना, टस्कनी जैसे क्षेत्रों का एकीकरण जनमत संग्रह के द्वारा हुआ था। पॉइंट नंबर सेकंड है, इटली में जो कार्य शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया, वही कार्य बिस्मार्क को जनता के व राज्य की इच्छा के विरुद्ध रक्तपात की नीति के द्वारा करना पड़ा। पॉइंट नंबर थर्ड में देखेंगे, बिस्मार्क की सहायता करने के लिए ना तो मेजनी था और ना ही गैरीबाल्डी। इसे अकेले ही संघर्ष करना पड़ा। इसके अतिरिक्त बिस्मार्क को कई बार अपने ही सम्राट का समर्थन प्राप्त करने में कठिनाई हुई। पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रिया स्वयं जर्मन राज्यों का एक हिस्सा था, फलस्वरूप इसने इटली की अपेक्षा जर्मनी में अधिक रुचि ली। पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे, जर्मनी तथा इटली दोनों के एकीकरण में विदेशी तत्वों की भूमिका थी, जो सहायक एवं बाधक दोनों के रूप में थी। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे अगले लेक्चर में।